योगी आदित्यनाथ के गर्मी वाले बयान पर यूपी का सियासी पारा चढ़ गया। 3 दिन पहले यूपी के हापुड़ में योगी आदित्यनाथ ने इस बयान के जरिए समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया था, जिस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पलटवार किया। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के बयान को समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन को मिल रहे समर्थन की घबराहट करार दे दिया। अगर गर्म खून हमारे अंदर नहीं बहे तो हम जिंदा क्या रहेंगे। असल में 3 दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नाहिद हसन के बहाने उस पर बड़ा हमला बोला था। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी। इस कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने गर्मी शांत करवाने के लिए शिमला की ठंड का भी हवाला दिया था, जिस पर यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी ने पलटवार किया और एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया। मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीतलहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा, इन्हीं को ठंड लग गई। वहीं अखिलेश और जयंत की ओर से पलटवार के बाद योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर की चुनावी सभा में गर्मी वाला बयान फिर दोहरा दिया। देख लो, 10 मार्च के बाद पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। यही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन को भी निशाने पर लिया। यूपी में नकली कोरोना वैक्सीन लगाने वाले गैंग पर एसटीएफ ने कार्रवाई की। यूपी के वाराणसी में नकली कोरोना वैक्सीन लगाने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर की फिल्म बधाई 2 का नया गाना जारी कर दिया गया। तो अटक गया है, ये मन अटक गया है, कुछ चटक गया है, ये मन अटक गया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना ने एक संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया ताकि वहां की संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा मिले। वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम भारत दौरे पर अहमदाबाद पहुंच गई। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच इसी रविवार से वनडे सीरीज की शुरुआत होगी और इसके बाद 16 तारीख से T20 सीरीज खेली जाएगी। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने भी चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। एक दिन पहले अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने एक साथ चुनाव प्रचार किया। इस बीच दोनों नेताओं ने न्यूज़ 18 से बात की और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। हम लोगों ने देखा था जब गाजीपुर से लखनऊ तक का सफर उन्होंने तय किया था, तब रफ्तार 12 किलोमीटर प्रति घंटे की आई थी। अब उन्होंने 6 घंटे में सिर्फ 30 किलोमीटर का सफर तय किया है। सर, 6 घंटे में सिर्फ 30 किलोमीटर, ये सफर क्या कह रहा है? जो जनता का समर्थन दिखाई दे रहा है, जनता में सरकार के खिलाफ आक्रोश है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का जगह जगह तिरस्कार हो रहा है। उनको दौड़ाया जा रहा है, हटाया जा रहा है, भगाया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जब मतदान होगा तो उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। ये लोग नकारात्मक राजनीति से थक गए हैं। लगातार ऐसे मुद्दे जिससे बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं है, उनके खिलाफ खड़े हैं। ये जनता के लोग बुनियादी मुद्दों पे बहस चाहते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसान की भलाई हो। किसान के साथ जो अपमान का व्यवहार हुआ है, इसलिए किसान ने ये चुनाव अपने मान सम्मान का समझा है और आने वाले समय में ये किसान, नौजवान और यहाँ के लोग उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने भी न्यूज़ 18 से बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मुद्दे इस चुनाव में नहीं चलेंगे और इस बार उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर ही चर्चा करनी होगी। आज आपने गन्ने वाली बात कही थी कि गन्ना चलेगा, जिन्ना नहीं चलेगा, इसको एलिब्रेट कैसे करेंगे सर? पाकिस्तान के मुद्दे नहीं चलेंगे, उत्तर प्रदेश के मुद्दे चलेंगे। गन्ने की खेती कर रहे किसान, उनकी समस्याएं, ये जड़ हैं। इन बातों को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं और इनका समाधान करना है। समाजवादी पार्टी ने केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ अनुप्रिया पटेल की बहन को टिकट दिया। अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस बीजेपी की सहयोगी पार्टी है और उनकी बहन पल्लवी पटेल कौशाम्बी की सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। पल्लवी पटेल अपना दल के की अध्यक्ष कृष्ण पटेल की बेटी हैं और समाजवादी पार्टी के टिकट पर मैदान में हैं। पल्लवी और अनुप्रिया दोनों सोनेलाल पटेल की बेटियां हैं। इस समय दोनों ही सियासी मैदान में एक दूसरे के खिलाफ है। सोनेलाल पटेल के निधन के बाद पल्लवी पटेल सियासत में आई थी और तब के अपना दल की राष्ट्रीय महासचिव बनी थी और 2014 में कृष्णा पटेल ने उन्हें पार्टी का उपाध्यक्ष बना दिया था, जिसका अनुप्रिया पटेल ने विरोध किया था, जिसके बाद मामला चुनाव आयोग पहुंचा और पार्टी 2 धड़ों में बंट गई थी। उत्तराखंड के हरिद्वार में कांग्रेस नेता हरीश रावत के भाषण के दौरान उनके साथ उनकी बेटी भी भावुक हो गई।
हरीश रावत अपनी बेटी और हरिद्वार ग्रामीण सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अनुपमा रावत के दफ्तर का उद्घाटन करने वहां पहुंचे और कार्यक्रम में दिए भाषण के दौरान वो भावुक हो गए, जिस पर उनके पास खड़ी उनकी बेटी अनुपमा रावत भी अपने आंसू नहीं रोक पाईं। जिसके बाद मंच पर मौजूद कांग्रेस की कुछ कार्यकर्ताओं ने ढांढस बंधाने की कोशिश करती दिखी, जबकि मंच के नीचे खड़े कांग्रेस कार्यकर्ता उनके समर्थन में नारेबाजी करते सुनाई दिए। वहीं हरीश रावत ने उत्तराखंड का मुख्यमंत्री रहने के दौरान किए कामों का हवाला देते हुए अपनी बेटी को जिताने की अपील की। मैं हिंदू न मुसलमान, मेरी बेटी को भी नहीं। इससे पहले वहां हरीश रावत के स्वागत में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी दिखाई दी। आज समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आजम खान का आरोप है कि सरकार उन्हें चुनाव से दूर रखने के लिए साजिश रच रही है। आजम खान पर दर्जनों मुकदमे दर्ज किए गए हैं और इनमें से अवैध वसूली और फर्जीवाड़े के 3 ऐसे मामले हैं जिन पर जमानत नहीं मिली है। आजम खान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार जानबूझकर उनके मुकदमे को टाल रही है ताकि वो जेल से बाहर न आ पाए। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में मौजूद जिन्ना टावर पर तिरंगे का रंग चढ़ा दिया गया। जिन्ना के नाम पर यह टावर होने की वजह से पिछले दिनों इस पर काफी विवाद हुआ था, जिसके बाद इलाके के वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के विधायक मोहम्मद मुस्तफा ने इस टावर को तिरंगे के रंग में पेंट करवा दिया। इसी साल 26 जनवरी को हिंदू वाहिनी नाम के संगठन के समर्थकों ने इस टावर पर तिरंगा फहराने की कोशिश की थी। तब वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोका था, जिस पर खूब हंगामा भी हुआ, जिसके बाद पुलिस को सख्ती बरतते हुए कई लोगों को हिरासत में भी लेना पड़ा था और तब जाकर 26 जनवरी के दिन यह हंगामा खत्म हुआ था। लेकिन बीजेपी भी इस टावर पर ऐतराज जताती रही है, क्योंकि इस टावर का नाम पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर है, जिन्हें 1942 में गुंटूर में एक कार्यक्रम में बुलाया गया था। लेकिन उस वक्त जिन्ना वहां नहीं पहुंचे और उन्होंने इस कार्यक्रम में अपने प्रतिनिधि के तौर पर लियाकत अली खान को भेज दिया था, जिसके बाद 1942 से 1945 के बीच इस टावर का निर्माण करवाया गया और फिर उसे जिन्ना टावर नाम दे दिया गया था। तभी से यह टावर इसी नाम से जाना जाता है, जिस पर पहले भी कई बार विवाद खड़ा हो चुका है। पुणे में अपहरण के एक मामले में एक कांस्टेबल पकड़ा गया। महाराष्ट्र के पुणे में अपहरण के एक मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन आरोपियों में एक पुलिस कांस्टेबल भी शामिल है। कहा जा रहा है कि इन आरोपियों ने एक आदमी को अगवा कर 300 करोड़ के बिटकॉइन यानी वर्चुअल करेंसी की मांग की थी। गायक जुबिन नौटियाल ने उत्तराखंड के चक्राता में अपने पिता और बीजेपी उम्मीदवार रामशरण नौटियाल के लिए चुनाव प्रचार किया। उस देवभूमि के नाम से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ, है भाग्य मेरा सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। विंटर ओलंपिक्स में हिस्सा लेने बीजिंग पहुंचे भारतीय दल के मैनेजर अब्बास वानी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ये कोरोना टेस्ट वहां पहुंचते ही बीजिंग एयरपोर्ट पर किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने अलीगढ़ के अतरौली में चुनाव प्रचार किया। इस मौके पर उन्होंने कोरोना टीके के बहाने फिर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को घेरा। साथ ही एसपी और बीएसपी को जातिवादी पार्टी करार दिया। अखिलेश बाबू टीके का विरोध करते थे, ये बात अलग है, बाद में डरकर उन्होंने भी लगवा दिया। यूपी के संभल में गाड़ी की चेकिंग करने पर एक कांग्रेस प्रत्याशी पुलिस वालों पर भड़क गए। वहां की गन्नौर विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विजय शर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो अपने समर्थकों के साथ पुलिस वालों से बहस करते दिखाई दिए। क्योंकि जैसे ही चुनाव प्रचार के लिए निकले विजय शर्मा का काफिला रसूलपुर गांव पहुंचा, पुलिस ने उनकी गाड़ी को रोककर चेकिंग शुरू कर दी। बस इसी बात पर कांग्रेस उम्मीदवार का गुस्सा भड़क गया और वो पुलिस वालों से बहस करते दिखाई दिए। समाजवादी बीजेपी की गाड़ी ना रोक पाओगे आप, आपकी इतनी हिम्मत ना बढ़ेगी। थोड़ी देर तक पुलिस वालों पर अपना गुस्सा उतारने के बाद कांग्रेस उम्मीदवार विजय शर्मा अपने समर्थकों के साथ पैदल ही आगे बढ़ गए, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वो वापस लौटे और पुलिस के अधिकारियों से दोबारा बहस शुरू कर दी। गाड़ी ले जाना, हमने ड्राइवर बुलाया क्या? नहीं, जो ले जाना मजिस्ट्रेट साहब ले जाए। कांग्रेस उम्मीदवार ने पुलिस पर अपने चुनाव प्रचार को रोकने का आरोप लगा दिया। पंजाब कांग्रेस में सीएम पद के लिए फिर कलह खुलकर सामने आ गई। एक दिन पहले कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ ने फाजिल्का के एक चुनावी सभा में दावा किया कि इस रेस में वो विधायकों के सबसे पसंदीदा चेहरा बनकर उभरे थे, लेकिन पार्टी ने उनकी जगह चरणजीत सिंह चन्नी को तरजीह दी। सुनील जाखड़ का दावा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के बाद पंजाब का मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए, इसके लिए कांग्रेस ने वोटिंग करवाई थी, जिसमें पंजाब कांग्रेस के 79 में ज्यादातर विधायकों ने उनके हक में वोट दिए थे।
जबकि मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का सबसे कम विधायकों ने समर्थन किया था। 42 वोटा सुनील नूं पईयां, 2 वोटा पईयां चन्नी। सुनील जाखड़ के इस बयान को बीजेपी ने लपक लिया और इसके बहाने उसने कांग्रेस को घेर लिया। नेहरू जी अध्यक्ष बने थे तो उनके हक में कौन था? सारे तो पटेल जी के हक में थे। दावा है कि पसंदीदा मुख्यमंत्री के लिए कराई गई कांग्रेस की वोटिंग में नवजोत सिंह सिद्धू को 6 वोट ही मिले थे, जबकि पंजाब कांग्रेस के ही नेता सुखजिंदर रंधावा को 16 वोट मिलने का दावा किया गया। पंजाब चुनाव से ठीक पहले सुनील जाखड़ के इस बयान को उनकी नाराजगी से जोड़कर देखा जाने लगा, जिसके बाद वो फिर सामने आए और अपने बयान पर कायम रहते हुए चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने के पार्टी के फैसले को भी सही ठहराया। ऐसी परिवार से जो उठ के आगे आए हैं, इसका मैसेज जो है पूरे हिंदुस्तान में जाता है। इसके साथ ही सुनील जाखड़ ने यह भी बताया कि उन्हें राहुल गांधी की तरफ से डिप्टी सीएम का पद ऑफर किया गया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। मुंबई के मुलुंड से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां 4 बदमाशों ने हथियारों के दम पर एक कारोबारी के दफ्तर में घुसकर 75 लाख रुपए लूट लिए। यह घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें चारों बदमाश दफ्तर के अंदर हाथों में पिस्तौल लिए दिखाई दिए। उनमें एक बदमाश ने वहां एक आदमी पर बंदूक तान दी और फिर उसे एक तरफ बैठा दिया, जबकि बाकी के 3 बदमाशों ने भी पिस्तौल से वहां मौजूद लोगों को डराया। कुछ देर तक बदमाश आगे आए और वहां रखे पैसे निकालकर बैग में भरने लगे। उसके बाद एक दूसरे आदमी ने भी वहां रखे पैसे उसी बैग में भर दिए। इस बीच दफ्तर में मौजूद लोग डर के मारे अपनी अपनी जगह पर बैठे रहे। लूट की जानकारी मिलते ही पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर सैकड़ों लोगों की जान पर आफत आ गई। ब्रिटिश एयरवेज का एक प्लेन रनवे को छूते ही डगमगाने लगा। हालांकि पायलट की सूझबूझ की वजह से लोगों की जान बच गई, क्योंकि एयरपोर्ट पर चल रही ताकतवर हवाओं की वजह से प्लेन की लैंडिंग मुश्किल हो गई। जैसे ही प्लेन का पहिया रनवे से टकराया, प्लेन हिचकोले खाने लगा। पायलट समझ चुका था कि लैंडिंग तो मुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल केवल लैंडिंग में नहीं थी। जमीन से कुछ इंच ऊंचाई पर उड़ रहा प्लेन भी कभी दाईं ओर झुकता, कभी बाईं ओर पलटता हुआ दिखता। पायलट ने अब प्लेन को वापस आसमान में ले जाने का फैसला कर लिया। उस वक्त भी प्लेन का पिछला हिस्सा रनवे से टकरा गया। ओह माय गॉड! ऐसा लगा जैसे हादसा होकर रहेगा, लेकिन पायलट ने लोगों को मौत के मुंह से निकाल लिया और प्लेन को वापस आसमान में ले गया। हादसे की वजह बना कोरी तूफान, जिसकी वजह से वहां 140 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज गति से हवाएं चल रही थीं। इतनी ताकतवर हवाएं कि प्लेन के लिए लैंडिंग बेहद मुश्किल हो गई। हालांकि प्लेन के पायलट ने सही वक्त पर सही फैसला लिया और पायलट की सूझबूझ के कारण सैकड़ों लोगों की जान बच गई। लेकिन अब ये सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर तेज तूफानी हवाओं के बीच लैंडिंग की इजाजत ही क्यों दी गई, क्योंकि ऐसे हालात में लैंडिंग कराने का फैसला ही लोगों की जान को जोखिम डालने वाला हो सकता है। असल में एविएशन से जुड़े लोगों का मानना है कि ऐसे तूफान में न तो लैंडिंग सुरक्षित होती है, न ही प्लेन का टेक ऑफ, क्योंकि तूफानी हवाएं आम हवाओं जैसी नहीं होती। आमतौर पर हवाएं किसी एक दिशा में चलती हैं और वो ऊपर या नीचे नहीं होती, सीधी सीधी चलती हैं। लेकिन किसी चक्रवाती तूफान की हवाएं जिगजैग होती हुई चलती हैं, मतलब ऊपर नीचे होती हैं। सीधा चलने की बजाय पहले ऊपर की तरफ फिर नीचे की तरफ। ऊपर से इन हवाओं की रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि भारी से भारी चीजों को भी हिला दें। लंदन के एयरपोर्ट पर हादसे के वक्त 140 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। इसका असर यह हुआ कि जैसे ही प्लेन ने लैंडिंग की कोशिश की, तेज हवाओं ने भी प्लेन को रनवे पर पटक दिया। इसका असर यह हुआ कि प्लेन को जितनी ताकत से रनवे पर पहिया उतारना था, उसने कहीं ज्यादा ताकत के साथ पहिए रनवे से टकराए। पहियों से चिंगारी तक उठने लगी। हालांकि पायलट ने समझदारी दिखाई। उसे उसी वक्त पता चल गया कि लैंडिंग की फिर से कोशिश हुई तो प्लेन क्रैश हो सकता था। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के लिए कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा खुलकर सामने आ गया, क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने से कांग्रेस के G23 गुट के नेता आनंद शर्मा ने इनकार कर दिया। खबर है कि इसके लिए उन्होंने कम समय मिलने का हवाला दिया, क्योंकि कांग्रेस को चर्चा के लिए मिले 109 मिनट में करीब 1 घंटे यानी 60 मिनट अकेले मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही बोल दिया, जबकि अभी कांग्रेस की ओर से बोलने वालों में 5 नेताओं के नाम बाकी हैं। आरएलडी नेता जयंत चौधरी के चर्बी उतारने वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया। जयंत चौधरी ने यूपी के अलीगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी पर हमला बोला, जिसका जवाब बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने दिया। ये तो लोगों के हाथ में है कि किसकी चर्बी निकालते हैं, ये तो लोगों को निर्णय लेना है। ये ना उनके कहने से लेंगे ना मेरे कहने से लेंगे। इससे पहले जयंत चौधरी ने बीजेपी को निशाने पर लिया था। एंथम के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। हालांकि हाल ही में खबर यह आई थी कि बीजेपी का रुख जयंत चौधरी पर नरम है।
आम बजट पर संसद में बहस के समय राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि देश में एनडीए सरकार में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी है। यूपीए की सरकार ने 23 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला था 10 साल में। हमारा आंकड़ा नहीं है, आप हंसिए, हमारा आंकड़ा नहीं है, यह सच्चा आंकड़ा है। 27 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला था और 23 करोड़ लोगों को आपने गरीबी में वापस डाल दिया। राहुल ने निशाना साधा तो बीजेपी ने जवाब देने में देर नहीं की। उसने कांग्रेस की सोच पर सवाल उठाया और यूपीए सरकार पर तंज कसा। इनकी सोच क्या है? इनका जो वक्त था उस दौरे तरक्की के अंदाज निराले थे, चौतरफा करप्शन था, हर ओर घोटाले थे। गुजरात में किशन भारवाड़ मर्डर केस में बड़ी जानकारी सामने आई। हत्या का कनेक्शन एक जिहादी किताब से हो सकता है। यह किताब उसी मौलवी के ठिकाने से मिली जिसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। महज फेसबुक पोस्ट लिखने के कारण किशन भारवाड़ की हत्या कर दी गई थी और हत्या के आरोप में 2 मौलवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मौलाना अयूब के ठिकानों पर पुलिस ने जब छापेमारी की तो एक भड़काऊ किताब बरामद हुई और दावा किया जा रहा है कि इसी किताब के जरिए युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। किताब में लिखा गया कि अल्लाह की शान में गुस्ताखी करने पर किसी का कत्ल किया जाए। ऐसी ही एक और घटना लिखी गई कि शान में गुस्ताखी एक महिला ने की तो उसे उसके बच्चे के सामने ही मार दिया गया। कत्ल का आरोपी मौलाना अयूब अपना ये जिहादी जहर युवाओं में बांटता था ताकि उनका ब्रेन वॉश किया जा सके। मौलाना पिस्तौल का भी शौकीन है। उसके ठिकाने से छर्रे वाली एक पिस्तौल मिली जिससे वो निशानेबाजी की प्रैक्टिस किया करता था। किशन भारवाड़ की हत्या भी केवल एक फेसबुक पोस्ट लिखने की वजह से की गई थी, जबकि धमकियां मिलने के बाद किशन ने न केवल वो पोस्ट डिलीट कर दी थी बल्कि माफी तक मांग ली थी। गुजरात एटीएस इस मामले में 2 मौलवियों समेत 5 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन अब एटीएस की टीम को इस मामले में कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली हैं। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह कि किशन भारवाड़ की हत्या के मामले का ताल्लुक अंडरवर्ल्ड से भी हो सकता है, क्योंकि दिल्ली से गिरफ्तार किए गए मौलाना कमर गनी उस्मानी के तार सरहद पार से जुड़ रहे हैं। उसके कॉल रिकॉर्ड की जांच करने पर पता चला कि वो दुबई और पाकिस्तान में कुछ लोगों से लगातार बातचीत कर रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए गुजरात एटीएस के साथ कुछ केंद्रीय एजेंसियों ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है, जबकि गुजरात एटीएस ने अब 5 आरोपियों पर यूएपीए के अलावा गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट की धाराएं भी लगाई हैं। अहमदाबाद की कुछ संस्थाओं तक होने वाली फंडिंग की भी जांच सरकारी एजेंसियां कर रही हैं। आशंका है कि इस फंडिंग का ताल्लुक किशन की हत्या से हो सकता है। उत्तराखंड में बीजेपी रविवार को संकल्प पत्र जारी करेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रविवार को उत्तराखंड में पार्टी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। इससे पहले शुक्रवार को वहां प्रधानमंत्री मोदी की एक वर्चुअल रैली भी होगी। ओडिशा बैडमिंटन ओपन जीतने वाली उन्नति हुडा का हरियाणा के रोहतक में उनके घर पर जोरदार स्वागत किया गया। 14 साल की उन्नति हुडा ये सुपर 100 टूर्नामेंट जीतने वाली सबसे कम उम्र वाली खिलाड़ी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया फिर साइकिल चलाकर संसद भवन पहुंचे। साथ ही उन्होंने लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। बिहार के लखीसराय में पुलिस ने एक मुठभेड़ के दौरान 2 नक्सली ढेर कर दिए। इन नक्सलियों के पास से कई हथियार भी बरामद किए गए। मुंबई पुलिस ने छात्रों के प्रदर्शन से पहले धारावी के चप्पे चप्पे पर कड़ा पहरा लगा दिया। धारावी पुलिस स्टेशन पर यूट्यूबर विकास पाठक उर्फ हिंदुस्तानी भाऊ के समर्थन में छात्रों के जुटने की खबर थी, क्योंकि एक दिन पहले ही मुंबई पुलिस ने हिंदुस्तानी भाऊ को छात्रों को भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद छात्रों को एक मैसेज के जरिए धारावी पुलिस स्टेशन पर प्रदर्शन के लिए जुटने की अपील की गई। लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने धारावी में जगह जगह ऐसे इंतजाम कर दिए कि हंगामा खड़ा होने से पहले ही थम जाए। धारावी पुलिस स्टेशन से लेकर वहां मौजूद कई स्कूलों के बाहर भारी संख्या में पुलिस वाले तैनात हो गए, जिनका असर भी देखा गया। छात्र है वो धारावी पुलिस स्टेशन के बाहर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन पुलिस ने जो अपना बंदोबस्त है उसे काफी कड़ा रखा है। पुलिस ने धारावी के नजदीक सायन रेलवे स्टेशन पर भी जबरदस्त व्यवस्था की और वहां बवाल खड़ा होने से रोकने के लिए लोगों की चेकिंग भी की गई। कॉल आया था कि कई बच्चे इधर पुलिस स्टेशन में जमेंगे, तो उसके अनुसंधाने हमने अपनी तरफ से बंदोबस्त यहाँ पे रखा है। 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों की मांग है कि कोरोना की वजह से परीक्षा भी ऑनलाइन कराई जाए, जिसे मनवाने के लिए वो 2 दिन पहले सड़कों पर उतरे थे। आरोप है कि ऐसा करने के लिए उन्हें हिंदुस्तानी भाव ने भड़काया था। बीजेपी से समाजवादी पार्टी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट बदल दी गई। समाजवादी पार्टी ने उन्हें पडरौना नहीं बल्कि कुशीनगर की फाजिल नगर सीट से टिकट दी। समाजवादी पार्टी ने सुबह ही लिस्ट जारी की।
जिसमें उसने 3 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया, जिनमें एक नाम था स्वामी प्रसाद मौर्य का। लेकिन उनके नाम के आगे जिस विधानसभा क्षेत्र का नाम था वो चौंकाने वाला था, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उन्हें पडरौना से नहीं बल्कि कुशीनगर की फाजिल नगर सीट से मैदान में उतारा। अटकलें लगी कि ऐसा कांग्रेस से बीजेपी में आए आरपीएन सिंह की वजह से हुआ, क्योंकि सियासी गलियारों में यह चर्चा है कि इस बार पडरौना से बीजेपी आरपीएन सिंह को टिकट देने वाली है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को ऐसा नहीं लगता। उन्होंने तो डंके की चोट पर यह दावा भी कर दिया कि आरपीएन सिंह पडरौना से नहीं लड़ेंगे। आरपीएन सिंह जी खुद इतने डरपोक हैं कि वो लड़ेंगे ही नहीं, और अगर लड़ते हैं तो हमको वापस आने में कितना देर लगेगा। आरपीएन सिंह पडरौना से लड़ेंगे या नहीं, ये बीजेपी ने अब तक साफ नहीं किया है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट बदले जाने पर उसने चुटकी ली। हार का डर बहुत सारे लोगों को अपनी सीट छुड़वा देता है। स्वामी प्रसाद मौर्य पडरौना से 3 बार विधायक रह चुके हैं। न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में वित्त मंत्री ने कहा कि चुनाव आते जाते रहते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था सबसे जरूरी है। बजट पेश करने के बाद किसी न्यूज चैनल को दिया ये उनका पहला इंटरव्यू है। For every rupee that you spend, approximately 2.95 is what you would get as a multiplier, as opposed to when you're giving money, through revenue expenditure, you get less than 1 rupee for every rupee that you spend, something in the range of 0.95 or something. And therefore, we thought it was important to have maximum multiplier effect, and that would have enough ripple in the economy, whereby the well-being of the citizens will be attended to. So if that is happening, why would any other consideration come in, even with the elections on? Elections come and go, but the economy, particularly at this time, at this juncture, requires that strong support. राम मंदिर के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी आपस में भिड़ गईं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने बीजेपी पर राम मंदिर के चंदे में हेराफेरी करने का आरोप लगा दिया। और यूपी में अखिलेश यादव की सरकार बनने पर राम मंदिर और जल्दी बनने का दावा कर दिया। अखिलेश की सरकार आएगी तो ये चोरी नहीं होगी और मंदिर और जल्दी बन जाएगा। रामगोपाल यादव के इस बयान के बहाने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने अखिलेश को घेर लिया और उन्हें मथुरा में मंदिर बनवाने की चुनौती दे डाली। है हिम्मत तो गंगा जल तुलसी लेके कसम खाएं, वो मंदिर मैं बनाने के लिए जाऊंगा। पिछले दिनों चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह ने भी राम मंदिर के मुद्दे पर अखिलेश को निशाने पर लिया था। दिल्ली में लाल किले के करीब रोड रेज के एक मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई पुलिस ने 3 लोगों को गोली मारने के आरोप में की। मामला पिछले महीने की 31 तारीख की बात का है, जब अपनी पत्नी के साथ घर लौट रहे एक शख्स की मोटरसाइकिल किसी दूसरी मोटरसाइकिल से टकरा गई थी। इसी बात पर उस आदमी ने अपने करीबियों को वहां बुला लिया था, जिसके बाद विवाद बढ़ता चला गया। इस घटना की एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, जिसमें कुछ लोग रात के अंधेरे में इधर उधर दौड़ते नजर आए। वहीं सड़क किनारे एक मोटरसाइकिल खड़ी दिखी, लेकिन उसी दौरान इलाके में हलचल बढ़ गई। आरोप है कि इन्हीं में कुछ लोगों ने सरेआम फायरिंग की और वो गोली 3 लोगों को जा लगी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन 2 मोटरसाइकिलों को भी अपने कब्जे में ले लिया, जिनसे हंगामा खड़ा करने वाले कुछ लोग वहां पहुंचे थे। 3 लोग गिरफ्तार हैं और इसमें जो कंट्री मेड वेपन था जिससे कि फायर हुआ था वो भी बरामद कर लिया गया है। अरुणाचल प्रदेश से अगवा किए गए 17 साल के भारतीय लड़के के साथ चीन ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। चीन की सेना ने 18 जनवरी को इस लड़के को अगवा किया था और 10 दिन तक अपने कब्जे में रखने के बाद उसे छोड़ा। और जब मीराम तारोन नाम का यह नाबालिग अपने घर पहुंचा तो उसने खुद चीन की सेना के जुल्मों की गवाही दी। उसने आरोप लगाया कि उसे बुरी तरह पीटने के साथ ही बिजली के झटके भी दिए गए। एक दो बात मारा, उसका बाद क्या होता इलेक्ट्रिक कनेक्ट किया वाला। नाबालिग के पिता ने भी बताया कि चीन की सेना के कब्जे से लौटने के बाद उनका बेटा सदमे से उबर नहीं पा रहा है। पूरा 10 दिन पत्ती बन के रखा है ना, तो उनका दिमागी हालत नहीं हो रहा है। चीन के कब्जे से लौटे नाबालिग को फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है, क्योंकि उसके पिता ने चीन की सेना की बर्बरता की वजह से उसकी हालत बिगड़ने का आरोप लगाया और बताया कि चीन की सेना ने LAC से कई किलोमीटर अंदर भारतीय सीमा में आकर उनके बेटे को अगवा किया था, जिसकी जानकारी खुद अरुणाचल पूर्व से बीजेपी के लोकसभा सांसद तापिर गाव ने भी एक ट्वीट के जरिए दी थी।
यही नहीं, सांसद ने यह भी दावा किया था कि चीन की सेना ने मीराम तारोन के एक साथी को भी अगवा किया था, लेकिन वो उसके चंगुल से भाग निकला था और उसने ही प्रशासन को चीन की सेना की इस करतूत की जानकारी दी थी, जिसके बाद बीजेपी सांसद ने अगवा लड़के को जल्द छुड़ाने के लिए भारत सरकार से तुरंत कार्रवाई की अपील की थी और अब उन्होंने नाबालिग के साथ हुई बर्बरता पर सख्त ऐतराज जताते हुए मामले को चीन के सामने उठाने की मांग कर दी। इस टाइप का टॉर्चर जो है ये इंसानियत की विरुद्ध है, तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर एजेंसीज टेकअप करना चाहिए। उत्तराखंड में कांग्रेस ने मुफ्त बिजली का वादा किया। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रियंका गांधी ने देहरादून में पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसमें वादा किया गया कि राज्य में सभी लोगों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। इसके अलावा सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा मिलेगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुई बर्फबारी में एक बस फिसल गई। इस हादसे में बस में बैठे 10 लोग घायल हो गए। बिहार के हाजीपुर में पुलिस वालों ने हेलमेट नहीं पहनने पर एक बिजली विभाग के कर्मचारी का चालान काट दिया। आरोप है कि इससे गुस्साए कर्मचारी ने कुछ घंटों के लिए उस थाने की बिजली ही काट दी। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक नितेश राणे ने सिंधुदुर्ग की अदालत में सरेंडर कर दिया। उन पर सिंधुदुर्ग में एक शिवसेना कार्यकर्ता पर हुए जानलेवा हमले में शामिल होने का आरोप है। इस मामले में एक दिन पहले अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। अभिनेत्री सिमी गरेवाल ने बताया कि कॉमेडियन सुनील ग्रोवर के दिल की सर्जरी हुई, जिसके बाद कई लोगों ने उनके जल्द ठीक होने की कामना की। महाराष्ट्र के रायगढ़ से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां कार सवार लोगों ने एक बस ड्राइवर को पिस्तौल दिखाकर धमका दिया। यह मामला बीते महीने की 25 तारीख का बताया गया, जो बस के कार को ओवरटेक करने के बाद बढ़ा था, जिससे कार सवार लोग गुस्से में भड़क उठे। उन्होंने कुछ दूरी तय करने के बाद अपनी कार को बस के आगे ले जाकर खड़ा कर दिया। फिर वो लोग बस में चढ़े और उसके ड्राइवर को पिस्तौल दिखाकर डराया। न सिर्फ उन्होंने उसे हथियार के दम पर धमकाया, बल्कि उसके साथ मारपीट और गाली गलौज भी की। बस से उतरते उतरते भी वो लोग बस ड्राइवर को धमकाने से बाज नहीं आए। बताया गया कि बस ड्राइवर से मारपीट करने और पिस्तौल दिखाकर धमकी देने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यूपी बीजेपी की ओर से जारी एक प्रचार वीडियो पर समाजवादी पार्टी ने जोरदार पलटवार किया, क्योंकि इस वीडियो के जरिए बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बिना नाम लिए कटाक्ष किया, जिसके लिए इस प्रचार वीडियो का सहारा यूपी बीजेपी ने लिया, जिसमें पति पत्नी का किरदार निभा रहे 2 कलाकार यूपी की करहल सीट को कटहल कहते दिखाई दिए। इतना ही नहीं, इसी वीडियो में दोनों कलाकारों की बातचीत में पाकिस्तान और टीपू भैया का जिक्र करते हुए बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर तंज किया गया। इस बार टीपू भैया की जीत पक्की है। कहाँ से? पाकिस्तान से? अरे नहीं, यूपी से। पाकिस्तान से काहे? का वही तो कहे थे कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। लेकिन यह प्रचार वीडियो समाजवादी पार्टी को अखर गया और उसने बीजेपी को खरी खरी सुना दी। भारतीय जनता पार्टी नकारात्मक राजनीति करती है, उनके बयान नकारात्मक हैं, उनके काम नकारात्मक हैं और उनके गाने भी नकारात्मक हैं। हालांकि यूपी विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच बीजेपी का यह प्रचार वीडियो आते ही वायरल हो गया। यूपी में प्रचार पर बीजेपी ने ममता को घेर लिया। ममता बनर्जी के मिशन यूपी पर सियासी घमासान मच गया। ममता बनर्जी 7 जनवरी को अखिलेश यादव की पार्टी का प्रचार करने के लिए यूपी पहुंच रही हैं। तो असेंबली इलेक्शन है, हमने जाना है अखिलेश यादव को समर्थन देने के लिए। लेकिन ममता के यूपी दौरे पर बंगाल बीजेपी नेताओं ने हमला बोल दिया। वही ममता बनर्जी है जो दूसरी पार्टी के नेताओं को यहाँ आने तक नहीं देती। आईसीसी की जारी बल्लेबाजों की ताजा T20 रैंकिंग में केएल राहुल एक स्थान ऊपर 4थे नंबर पर पहुंच गए। फर्जी वीजा पर ओमान गई एक भारतीय को वहां के एयरपोर्ट से भारत भेज दिया गया। इसके बाद उसे और उसके वीजा एजेंट को पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। ये महिला तमिलनाडु की रहने वाली है। टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड जीतने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा को लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। इसी सूची में सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का भी नाम शामिल है। खेलों की दुनिया में इस विश्व खेल पुरस्कार की काफी अहमियत है। नीरज ने इस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट होने पर खुशी जताई और इसे बड़ा सम्मान बताया।
जहरीली शराब से लोगों की मौत पर बिहार की भागलपुर विधानसभा सीट से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने विवादास्पद बयान दे दिया। पीता काहे के लिए? मरने के लिए। तो ये बात होना चाहिए, खाली भी जगह होना चाहिए ना। जिसके बाद आरजेडी गोपाल मंडल पर हमलावर हो गई और उन्हें तेजस एक्सप्रेस वाली घटना याद दिला दी। ये अद्भुत ज्ञान जेडीयू के नेता बराबर देते रहते हैं। ये वही माननीय विधायक हैं जो चड्डी पहनकर तेजस एक्सप्रेस राजधानी में घूम रहे थे। मैं हूं किशोर रजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है।